नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बात करेंगे, जिसकी बुक है हमारा इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भारत का भौतिक पर्यावरण। इसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवहन तंत्र या अपवाह तंत्र। इस वीडियो में हम जो अपवाह तंत्र की बात करने वाले हैं उसमें एक तो हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट वीडियो नंबर 3 है। अगर आपने हमारे पहले के दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे दोनों वीडियो को देखिए, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता। ये हमारे चैनल का लोगो है, स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता विद महेश जगरवाल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। हमने भारत के जो ड्रेनेज सिस्टम में अब्बाह तंत्र है उसको दो भागों में बांटा था, एक हिमालयी अब्बाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अब्बाह तंत्र। हमने बात की थी हिमालयी अब्बाह तंत्र को तीन भागों में बांटा था, एक था गंगा नदी तंत्र, दूसरा था हमारा सिंधु नदी तंत्र और तीसरा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र की हम बात कर चुके हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, जो है हमारा हिमालय अपवाह तंत्र का तीसरा पार्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र की नदी है, जिसका कि उद्गम है वो कैलाश पर्वत की श्रेणी है। वहां पर मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायोंगडोंग। यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी कैलाश पर्वत की श्रेणी में मानसरोवर झील के पास चेमायोंगडोंग एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है, वहां से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती है। देखो ये कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत की ये श्रेणियां हैं, यहाँ पर ये कैलाश पर्वत की श्रेणियां हैं। यहीं पर है हमारा एक ग्लेशियर है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा योंगडोंग, जहां से हमारी कौन सी रिवर निकल रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जो चेमा योंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है कैलाश मानसरोवर के पास। और ये रिवर यहाँ पर तिब्बत में यहाँ तक प्रवाहित होती है, ये तिब्बत में यहाँ तक प्रवाहित होती है। जब यह चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है तो यहाँ से ये पूरब दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से प्रवाहित होती है। देखो हमने बात करें, हम दिशाओं की बात करें तो ये है हमारा ईस्ट है यानी पूरब हो गया, ये हमारा वेस्ट है यानी पश्चिम हो गया, ये हमारा नॉर्थ है यानी उत्तर हो गया, और ये हमारा साउथ है यानी दक्षिण हो गया। तो यहाँ पर ये नदी किस दिशा में जा रही है, यहाँ से निकलने के बाद ये नदी इस तरह से कहाँ जा रही है, पूरब दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी कहाँ है, पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से, चेमायोंगडोंग से जब निकलती है, हिमनद से ग्लेशियर से निकलती है तो पूरब की ओर अनुदैर्ध्य रूप से बहती है और ये दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखो ये है हमारा पूरा का पूरा तिब्बत। अब ये तिब्बत का ये कौन सा भाग है, ये तिब्बत का दक्षिणी भाग है। तिब्बत का कौन सा भाग है, ये दक्षिणी भाग है। तो यहाँ पर ये नदी है, ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। यहाँ पर ये नदी है क्या होती है भाई, प्रवाहित होती है। तो कहाँ पर प्रवाहित हो रही है, ये तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है दक्षिणी तिब्बत में, जहां पर इसे हम सांगपो नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ पर तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम दिया गया है, सांगपो नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, सांगपो नाम दिया गया है। सांगपो का अर्थ होता है शोधक यानी रिसर्च। तिब्बत में ही इसमें एक है रांगो सांगपो नाम की एक नदी है जो इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है और जो इसकी प्रमुख नदी है। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी में एक रांगो सांगपो नाम की एक नदी है जो दाहिने तट पर आकर इसमें मिलती है, जिसको जो कि हमारी इस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, सहायक नदी है। देखो हमने बात की कि ये हमारी मानसरोवर झील के पास चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से रिवर निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये यहाँ पर दक्षिणी तिब्बत में ये पूरब की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ पर हम इसको सांगपो नाम से जानते हैं। दाहिने तट पर इसकी एक नदी आकर मिलती है जिसको रांगो सांगपो कहते हैं। जब ये नदी हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर आती है तो यहाँ पर एक पहाड़ पाया जाता है, एक पर्वत चोटी पाई जाती है जिसको नामचा बरवा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है यहाँ पर,
नामचा बरवा एक चोटी पाई जाती है। इस चोटी पर से ये रिवर यहाँ पर लगभग 90 डिग्री का एक कोण बनाती है और अरुणाचल प्रदेश का जो धुबरी क्षेत्र है, धुबरी एक जगह है, वहां से ये कहाँ चली जाती है, धुबरी नहीं सॉरी सदिया, यहाँ पर सदिया जगह है, वहां से ये कहाँ पर चली जाती है, इंडिया के अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में उसमें कई सारी नदियां आकर मिलती हैं, तब इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम अभी तक क्या नहीं हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी नाम नहीं पड़ा। जब इसमें दो रिवर आती है, सहायक नदी दिबांग और लोहित आकर मिलती है, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलो आगे चलते हैं। ये जो नदी है ये मध्य हिमालय में, ये देखो नमचा बरवा पर्वत है, नमचा बरवा एक चोटी है, तो मध्य हिमालय का जो है मिडिल हिमालय है हमारा, वहां पर एक नमचा बरवा पहाड़ की चोटी है जो 7,755 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके निकट ये बहुत बड़े गौर्ज महाखड्डे का निर्माण करती हुई एक प्रक्षुब्ध और तेज बहाव वाली नदी के रूप में ये बाहर निकलती है, अर्थात ये प्रक्षुब्ध और तेज बहाव वाली नदी के रूप में जानी जाती है, जो कि नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ों की चोटी है नामचा बरवा, वहां पर ये बड़े गौर्ज का निर्माण करती है और वहां से प्रक्षुब्ध और तेज बहाव के साथ ये नदी वहां से बाहर निकलती है। फिर ये जो हिमालय के गिरिपद में आती है, तो यहाँ पर इसमें एक रिवर मिलती है जिसको शीशंग या दिशंग के नाम से जानते हैं। तो हिमालय के गिरिपद में इसमें एक शीशंग और दिशंग नाम की एक से यह नदी है जो निकलती है, यह दिशंग शीशंग के नाम से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में है सदिया, क्या नाम है, सदिया कस्बा है, वहां पर पश्चिमी नदी भारत में प्रवेश करती है। तो कहां पर प्रवेश करती है भारत में, सदिया में। कहां पर करती है भाई, सदिया में। जब ये हिमालय के गिरिपद में किस नाम से जानी जा रही है, शीशंग या दिशंग के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां, जब ये शीशंग के नाम से इंडिया में प्रवेश करती है, तो सदिया के कस्बे से ये पश्चिमी नदी भारत में प्रवेश कर गई। अब जब इस नदी भारत में प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसके बाएं तट पर कुछ प्रमुख सहायक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जिसमें एक है दिबांग, जिसको हम दिबांग या सिकांग कहते हैं, और दूसरी लोहित नदी आकर मिलती हैं। जब ये दो नदी इसमें आकर मिल जाती हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर तिब्बत में आती है, सांगपो के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पहाड़ से ये नदी इंडिया के अंदर प्रवेश करती है। इंडिया के अंदर जब ये प्रवेश करती है तो उसको सिसंग या दिसंग कहते हैं। यहीं पर है एक जगह है, कस्बा है, जिसका नाम है सादिया। सादिया से ये नदी भारत के पश्चिम में प्रवेश कर गई। अब ये नदी भारत के पश्चिम में प्रवेश करेगी तो अरुणाचल प्रदेश से ये कहाँ पर आएगी, फिर आसाम से होती हुई निकल जाती है ऐसे। जब ये नदी यहाँ पर निकलती है सादिया के यहाँ, दिशंग के नाम से जानी जाती है, तो इसमें एक रिवर आकर मिलती है जिसको दिबांग कहते हैं। दूसरी रिवर आकर मिलती है लोहित। जब इसमें दिबांग और लोहित दोनों नदियां आकर मिल जाती हैं, तब हम इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में लगभग 750 किलोमीटर दूरी तय करती है और इसमें इसमें बहुत सारी असंख्य नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती हैं, इसकी सहायक नदियां। इसके बाएं तट पर जो सहायक नदियां हैं जो आकर मिलती हैं, उनमें है बूढ़ी, दिहिंग और धनसरी नदी हैं जो दक्षिण में है। धनसरी नदी दक्षिण में है, तो ये नदियां कहाँ से आकर मिलती हैं, इसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। जबकि दाएं तट पर जो नदियां आकर मिलती हैं उनमें मुख्य रूप से है सुबनसिरी, कामेक, मानस और संकोस। देखो ये रिवर है हमारी, ये रिवर ड्रॉ करते हैं, इसको समझ आएगा अच्छे से। ये रिवर मानसरोवर झील के यहाँ के जो हिमनद है वहां से ये निकलती है। ये दक्षिणी तिब्बत में इस तरह से प्रवाहित होती है पश्चिम की ओर, और ये नदी कहाँ पर, यहाँ पर आकर नामचा बरवा पहाड़ से ये भारत के अंदर प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जा रहा है, दिहांग के नाम से। सदिया के यहाँ से ये घूमती है और यहाँ पर इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। अब ये दिहांग रिवर ही है जो आगे आ रही है, यहाँ पर अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा है, दिहांग के नाम से हम इसको जान रहे हैं। अब इसमें दो नदी आकर मिलती है, इसकी सहायक नदी है, एक है दिबांग। कौन सी है भाई, दिबांग। दूसरी जो सहायक नदी है वो है लोहित। जब लोहित और दिबांग दोनों रिवर आकर मिल जाती हैं इसमें, अब इसका नाम पड़ गया है ब्रह्मपुत्र। अब क्या नाम हो गया इसका, ब्रह्मपुत्र हो गया है। अब इसमें असंख्य सहायक नदियां आकर मिलती हैं। जो इसके बाएं तट से जो नदियां आकर मिलती हैं हम उनकी बात करें, तो बाएं तट से जो नदियां आकर मिलती हैं इनमें पहली नदी है दिशांग।
कौन सी नदी है? दिशांग है, बाएं तट से आने वाली पहली नदी है दिशांग। दूसरी ये है धनसिरी, और यहीं पर एक और आती है रिवर, बूढ़ी रिवर के नाम से भी यहाँ पर आती है। तो 3 रिवर हैं जो कहाँ पर आ रही है, बाएं तट से 3 रिवर आ रही है, दिशांग है, बूढ़ी रिवर है और धनसिरी रिवर है। ये रिवर हैं जो इसमें आकर मिलती हैं, और ये आकर मिलती हैं आसाम वाले क्षेत्र में। अब इसके दाएं तट से मिलने वाली जो प्रमुख, ये तो बाएं तट से आ रही है, दाएं तट से मिलने वाली जो प्रमुख नदी हैं उनमें है सुबनसिरी है, कामेग है, मानस है, संकोस है। ये रिवर इसके दाएं तट से आकर इसमें मिल जाती हैं। सुबनसिरी जो रिवर है इसका उद्गम कहाँ पर है, तिब्बत में है। ये सुबनसिरी रिवर है, ये सुबनसिरी रिवर है, और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो तिब्बत से होती है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है, अर्थात एंटीसीडेंट रिवर है, जो पहाड़ों को काटते हुए अपना रास्ता बनाती है। तो ये संकोश, मानस, कामेग और सुबनसिरी ये वो नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में दाएं तट से मिलती हैं, जबकि धनसिरी, दिशांग और बूढ़ी रिवर हैं जो बाएं तट से आकर इसमें मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये फिर दक्षिण दिशा में बहती है, देखो यही है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जो तिब्बत में प्रवाहित हो रही है, मानसरोवर झील के यहाँ से ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पर हम इसको सांगपो कहते हैं। जब ये यहाँ पर आती है तो यहाँ पर नामचा बरवा चोटी से ये भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के सदिया कस्बे से ये इंडिया में प्रवेश करती है। यहाँ पर इसको दिशांग के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 रिवर आकर मिलती हैं, एक लोहित और एक दिबांग, तब इसको हम कह देते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी बीच आसाम में से, बिल्कुल आसाम के बीचों बीच से निकलती है, और ये यहाँ पर धुबरी के पास बांग्लादेश में ये प्रवेश कर जाती है, लगभग 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। यहीं पर एक इसकी सहायक नदी है जो सिक्किम वाले रीजन से निकलती है, दार्जिलिंग पहाड़ क्षेत्र से निकलती है, और ये रिवर इसमें यहाँ पर आकर मिल जाती है, जिसको तीस्ता रिवर के नाम से जानते हैं। वैसे तो नेपाल हिमालय से निकलती है तीस्ता रिवर, जो बहुत तेज बहाव वाली नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर ये दक्षिण दिशा में घूमती है। देखो ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई है और अब कहाँ पर चली गई है, दक्षिण दिशा की तरफ ये प्रवाहित होने लगती है। बांग्लादेश में हम इसको जमुना के नाम से जानते हैं, और तीस्ता रिवर है वो इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती है। ये है हमारी तीस्ता रिवर जो इसके दाहिने किनारे पर आकर मिली है। देखो ये हमारी तीस्ता रिवर है जो इसके दाहिने किनारे पर आकर यहाँ पर मिल जाती है। ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर थी ये। अब ये बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है दक्षिण की ओर बहती है, और बांग्लादेश में जब ये दक्षिण की ओर प्रवेश करती है यहाँ पर बहती है, तो यहाँ पर हम इसको जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जाना जाता है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब पद्मा कौन सी रिवर है, हम पद्मा की बात करें। देखो एक हमारी इधर से रिवर आ रही थी गंगा रिवर। गंगा रिवर बांग्लादेश में जब इंटरसेक्ट करती है उससे पहले 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है जिसको जमुना कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और यहीं पर एक रिवर है जो दूसरी साइड बढ़ जाती है, गंगा 2 भागों में बढ़ गई है, हुगली नदी की तरफ चली जाती है और सीधी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये जो क्षेत्र जो बांग्लादेश के एरिया में प्रवेश करती है गंगा रिवर, इसको हम पद्मा कहते हैं। और बांग्लादेश में जब हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर प्रवेश कर रही है तो इसको जमुना कहते हैं। तो पद्मा और जमुना दोनों रिवर कहाँ पर आकर मिलती हैं, बांग्लादेश में आकर मिल जाती हैं। तो अंत में यह नदी पद्मा के साथ, यानी पद्मा वही है कौन सी, गंगा की नदी है जो बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली और एक पद्मा में बढ़ जाती है। तो ये पद्मा के साथ मिल जाती है और जाकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ के लिए जानी जाती है, अपने दिशा मार्ग परिवर्तन, रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, और तटीय अपर्दन के लिए नदी जानी जाती है। अर्थात ये नदी किस किस चीज के लिए जानी जाती है, नदी बाढ़ के लिए जानी जाती है, मार्गों में परिवर्तन के लिए जानी जाती है, और तटों पर अपर्दन के लिए जानी जाती है। क्योंकि इसकी जो ज्यादातर सहायक नदियां हैं वो बहुत बड़ी हैं और इनमें जल संग्रहण की मात्रा है वो ज्यादा होती है, यानी जल संग्रहण क्षेत्र भारी वर्षा के कारण में बहुत ज्यादा अवसाद बहकर आ जाता है। अर्थात इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें बहुत सारा अवसाद आता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा बारिश के कारण ज्यादा पानी आता है, ज्यादा पानी आता है तो बहुत सारा इरोजन करती हुई आती है, अब अपक्षय करती हुई आती हैं। जब अपक्षय ये करती है तो बहुत सारा अवसाद अपने साथ बहाकर ये ले आती है। देखो यहाँ पर इस रिवर को बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये हमारी रिवर है ब्रह्मपुत्र, जो कि मानसरोवर झील के यहाँ से निकलती है, और ये यहाँ पर तिब्बत के दक्षिण में किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। हम मार्कर ले लेते हैं, ये वाला, ये यहाँ से प्रवाहित हो रही है। ये है तिब्बत का दक्षिणी भाग,
और तिब्बत के दक्षिण भाग में ये पूरब की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर आकर इसको मिलता है नामचा बरवा पहाड़ मिलता है, जिसको ये क्रॉस नहीं कर पाती है और ये भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब ये भारत के अंदर ये रिवर प्रवेश करती है तब इसको दिशांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिशांग कहा जाता है। दिहांग दिशांग कहा जाता है। इस रिवर में जब ये यहाँ पर दिहांग या दिशांग कहा जाता है, जो कि कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है और यहाँ पर इसको दिशांग कहा जाता है। अब इसमें दो रिवर आके मिलती हैं। एक रिवर आती है दिबांग, एक रिवर आती है दिबांग, दूसरी रिवर आकर मिलती है इसमें लोहित। लोहित और दिबांग दोनों ही रिवर अरुणाचल प्रदेश में आकर इसमें मिल जाती हैं। जब ये दिबांग और लोहित दोनों इसमें आकर मिल गई, अब इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। अब ये रिवर आसाम में प्रवेश करती है और आसाम के बिल्कुल मध्य भाग से बीचों बीच से गुजरती है और धुबरी एक जगह है आसाम में, वहां से ये बांग्लादेश में 90 डिग्री के कोण बनाते हुए बांग्लादेश में ये प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। कलर चेंज करते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, इसको क्या कह दिया हमने? जमुना कह दिया। अब जब ये आसाम में चलती है, जब दिबांग और लोहित दोनों नदी इसमें मिल जाती हैं, तब इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र। अब ये आसाम के बीचों बीच से जब निकल रही है तो इसमें बहुत सारी सहायक नदियां जो आकर मिलती हैं। जैसे एक है धनसरी नदी है, ये यहीं पर है। बूढ़ी के नाम से एक रिवर आकर मिलती है इसमें। इधर से आ रही है, ये देखो रिवर्स जो आ रही है, ये सुबनसिरी रिवर आ रही है, जो कि कहाँ से निकलती है? तिब्बत से ही निकलती है। ये कामेग रिवर है जो इसमें आकर मिल जाती है। ये मानस है, ये संकोश है, ये रेडाक है और ये भी रिवर है जो इसमें आकर मिल जाती है। तो बहुत सारी सहायक नदियां जो इसमें आकर मिलती हैं और ये नदियां जब इसमें आकर मिलती हैं तो इन नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण ये कटाव करती हुई यानी अपर्दन करती हुई रिवर्स आती हैं। तो बहुत सारा अवसाद अपने साथ लेकर आती हैं और वो अवसाद है वो बांग्लादेश सॉरी आसाम में यहाँ पर डिपॉजिट होता चला जाता है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर क्या बनता है? ब्रह्मपुत्र के मैदान बनते हैं। ब्रह्मपुत्र के क्या बन जाते हैं? मैदान बनते हैं। ये ब्रह्मपुत्र के मैदान बन जाते हैं क्योंकि बहुत सारी रिवर हैं जो तेज बहाव के कारण बहुत सारा अवसाद लेकर आती हैं और यहाँ पर ये क्या बना देती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान बना देती हैं। जब ये रिवर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब ये रिवर बांग्लादेश में प्रवेश करती है यहाँ, तो यहाँ पर इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना में एक रिवर आती है जो कहाँ से आती है? नेपाल हिमालय से आती है, लगभग सिक्किम के दार्जिलिंग हिमालय से आती है एक रिवर, जिसमें बहुत तेज बहाव होता है और ये बांग्लादेश में आकर इसमें मिल जाती है। ये वाली रिवर जिसको हम तीस्ता रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीस्ता रिवर है जो नेपाल हिमालय यानी कि सिक्किम वाले रीजन से या दार्जिलिंग हिमालय है और ये नेपाल हिमालय से आती है और ये इसमें आकर मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं तीस्ता रिवर। अब ये रिवर जब बांग्लादेश में चली जाती है ब्रह्मपुत्र, इसका नाम जमुना होता है। अब जमुना आगे जाकर एक रिवर से मिलती है जिसका नाम है पद्मा। क्या नाम है जिसका? पद्मा रिवर है, जिससे ये आकर यहाँ पर मिल जाती है और पद्मा रिवर से मिलने के बाद ये रिवर आगे चल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पद्मा रिवर है ये गंगा की एक पार्ट है, क्योंकि गंगा पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग ये हो जाता है जिसको हुगली कहा जाता है, दूसरा भाग ये होता है जिसको पद्मा कहा जाता है और यहाँ पर बहुत बड़ा एक डेल्टा बनाती है ये, जिसको ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलकर यहाँ बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, तो ये हमने जो बात की थी अब तक वो ब्रह्मपुत्र रिवर की बात की थी। जो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हमने भारत के अब्बाह तंत्र को दो भागों में बांटा है, एक हिमालयी अब्बाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अब्बाह तंत्र। हम बात कर चुके हैं हिमालयी अब्बाह तंत्र की, अब हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय अब्बाह तंत्र की। किसकी बात करेंगे अब? प्रायद्वीपीय अब्बाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अब्बाह तंत्र के बारे में बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय अब्बाह तंत्र है वो हिमालय के जल निकास के तंत्र से पुराना है, अर्थात हिमालय का जो रिवर सिस्टम है, हिमालय का जो अब्बाह तंत्र है वो नया है, जो कि प्रायद्वीपीय अब्बाह तंत्र है। हिमालय के जो जल निकास है, हिमालय का जो अब्बाह तंत्र है उससे भी पुराना है। यह इन तथ्यों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा और उथला होने से प्रमाणित होता है। ये किस बात से पता लगता है कि भाई प्रायद्वीपीय जो अब्बाह तंत्र है वो हिमालय अब्बाह तंत्र से पुराना है? तो उसके लिए जो तथ्य वो एक है कि नदियां यहाँ पर प्रौढ़ावस्था में पाई जाती हैं, अर्थात युवावस्था में नदियां यहाँ पर नहीं पाई जाती। नदियां किस अवस्था में पाई जाती हैं? प्रौढ़ावस्था में, जो इस बात को इंगित करता है कि हिमालय अब्बाह तंत्र से पुराना है हमारा कौन सा? प्रायद्वीपीय अब्बाह तंत्र। इसके अलावा जो नदी की जो घाटियां हैं वो घाटियां हैं चौड़ी हैं और उथली हुई हैं, अर्थात जो घाटियां हैं वो बी आकार की घाटियां नहीं बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो किस में है? प्रौढ़ावस्था में है। अगर ये युवावस्था में होती ही तो बी आकार की घाटियां बनाती। तो ये दो बातें ये सिद्ध करती हैं कि प्रायद्वीपीय अब्बाह तंत्र है वो हिमालय अब्बाह तंत्र से पुराना है।
पश्चिमी घाट जो कि पश्चिमी तट के पास है, ये वाला जो रीजन है जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, जो पश्चिमी तट के पास है, यहाँ पर प्रायद्वीपियों के जल को बांटने का कार्य करता है, जिससे यह जल एक और तो बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, दूसरा अरब सागर में चला जाता है। अर्थात यहाँ पर पाया जाता है हमारा, क्या है भाई, यहाँ पर ये क्षेत्र है, ये यहाँ पर हमारा पाया जाता है पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट है वो क्या करता है, नदियों की जो पानी है इसको दो भागों में बांट देता है। एक तो जो पानी है वो कहाँ चला जाता है, जैसे ये जा रहा है पूरब की ओर, पूर्वी घाट पर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में पानी मिल जाता है। दूसरा पानी है जो अरब सागर में जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो पश्चिमी घाट है का जो पश्चिमी तट है, ये इसके पास की जो प्रायद्वीपीय नदियों के जल को बांटने का काम करता है, जिसमें एक नद जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है तो दूसरा अरब सागर में गिर जाता है। नर्मदा और तापी नदी, दो नदियों को अगर हम छोड़ दें, नर्मदा और तापी, ये देखो नर्मदा रिवर है और ये तापी रिवर है। अगर हम इन दो नदियों को छोड़ दें तो ज्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। अगर हम इन दो रिवरों को छोड़ दें, दो रिवरों की बात करें, कौन कौन सी, अगर हम छोड़ दें कौन कौन सी को, नर्मदा और तापी रिवर को छोड़ दें, तो ज्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अपना जल कहाँ ले जाती हैं, पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिराती हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि नर्मदा और तापी रिवर को छोड़ दें, तो ये तो है हमारी नर्मदा रिवर है ये, और ये तापी रिवर है। इनका जो पानी है वो कहाँ आ रहा है, खंबात की खाड़ी में आकर गिरता है और ये अरब सागर में आता है। बाकी ज्यादातर रिवर कहाँ ले जा रही है अपना पानी, पूरब में ले जा रही है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये अपने पानी को उड़ेल देती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में बहने वाली नदी जैसे चंबल नदी है, सिंधु नदी है, केन नदी है, बेतवा है, सोन, ये गंगा तंत्र से संबंधित नदियां हैं। अर्थात प्रायद्वीपीय नदी हैं जिनमें चंबल नदी होगी, सिंध नदी होगी, केन होगी, बेतवा होगी, सोन होगी और गंगा होगी। ये भी किससे संबंधित है, गंगा तंत्र से संबंधित है। अगर इसमें हम सोन नदी को छोड़ दें तो सारी की सारी केन, बेतवा, चंबल, सिंध ये किसकी हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। जो कि गंगा है वो, सॉरी, सोन नदी है वो डायरेक्ट गंगा की सहायक नदी है। ये यहाँ एक बात समझिए, प्रायद्वीपीय रिवर है लेकिन ये रिलेटेड है किससे, गंगा तंत्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय जो अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय जो नदी प्रणाली है उसको हम निम्न भागों में वर्गीकृत सब कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरब की ओर बहने वाली नदियां, अर्थात वो नदियां जो पूरब दिशा की ओर बहती हैं और अपना पानी कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रवाहित करती हैं। इसमें कौन कौन सी रिवर हैं, जैसे महानदी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं जो अपना पानी कहाँ ले जाती हैं, पूरब की ओर ले जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिराती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिमी तट से निकलने वाली नदियां हैं, जबकि स्वर्ण रेखा है वो रांची के पठार से निकलने वाली नदियां हैं। ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और स्वर्ण रेखा एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हम बात करें स्वर्ण रेखा रिवर की, तो स्वर्ण रेखा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, रांची के पठार से। कहाँ से निकल रही है भाई, रांची के पठार से। स्वर्ण रेखा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, रांची के पठार से निकलती है। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर है जहां से कौन सी नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा रिवर निकलती है और वो अपना पानी कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। फिर हम बात करें गोदावरी की, तो ये हमारी गोदावरी है जो महाराष्ट्र में नासिक से उत्पत्ति होती है इसकी। इसकी और सहायक नदियां होती हैं बहुत सारी, और ये अपना पानी है इस तरह से कहाँ जाकर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिराती है। कृष्णा की हम बात करें तो ये कृष्णा है, ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है ये रिवर भी, और ये भी अपना पानी कहाँ निकाल रही है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कावेरी की हम बात करें तो कावेरी है तमिलनाडु से निकलती है और ये भी अपना पानी कहाँ गिरा रही है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में होती हुई जाती है और अपना पानी कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, ये जो हमारी नदी है स्वर्ण रेखा, ये एक डेल्टा का भी फॉर्मेशन करती है और ये निकलती कहाँ से है, रांची के पठार से निकलती है। तो ये थी पूरब की ओर बहने वाली नदियां। अब हम बात करें कि भारत बात कीजिए प्रायद्वीपीय निर्णय प्रणाली को हम निम्न भागों में व्यक्त कर सकते हैं, निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहले हमने देखा था पूरब की ओर बहने वाली नदियां, दूसरा है हमारा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, अर्थात वो नदियां जो अपना पानी पश्चिम यानी कि अरब सागर में गिराती हैं। तो इनमें नर्मदा नदी होगी, तापी, साबरमती, माही, ये नदियां जो पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जो अपना पानी कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं और वहां पर ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख क्या होता है, यहाँ पर पानी आसानी से समुद्र में मिल जाता है, अर्थात डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, तो ये ज्वार नदमुख कहलाता है। जैसे ये देखो, ये हमारी नर्मदा रिवर है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से प्रवाहित हो रही है।
अपना पानी खम्बात की खाड़ी में गिराती है जो अरब सागर में जाता है। ये साबरमती रिवर है जो अपना पानी खम्बात की खाड़ी में गिरा रही है, ये भी पानी कहाँ जा रहा है, अरब सागर में। ये माही रिवर है जो अपना पानी कहाँ गिरा रही है, खम्बात की खाड़ी में, ये भी कहाँ जा रहा है, अरब सागर में। और ये है तापी रिवर, ये भी अपना पानी कहाँ गिरा रही है, अरब सागर में। तो नर्मदा, तापी, साबरमती, माही वो नदियां हैं जो अपना पानी कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में, जो पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली तंत्र को और हम आगे वर्गीकृत करते हैं तो बात करते हैं सह्याद्री जो है उससे पश्चिम की दिशा में बहने वाली। सह्याद्री हम कहते हैं महाराष्ट्र में किसको कहा जाता है, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट, उसको महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री के पश्चिम में, जैसे हम बात करें, ये हमारा इंडिया का मैप, ये है हमारा पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जिसको हम सह्याद्री कहते हैं, तो सिर्फ पश्चिम में यानी इधर अरब सागर की ओर तरफ जाने वाली नदियां। हालांकि सह्याद्री की ये पश्चिम में बहने वाली नदियां भारत की घाटियों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3% हिस्सा बनाती हैं। अर्थात यहाँ पर जो रिवर बहती हैं ये घाटियों का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 3% हिस्सा ही बनाती हैं, लेकिन इसमें देश का लगभग कितना 18% जल संसाधन मौजूद है। अर्थात इनका जो हिस्सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो तो कम है, लेकिन पानी के जो रिसोर्सेस हैं, पानी के जो संसाधन हैं, वो इनमें बहुत ज्यादा हैं। यहाँ कुल मिलाकर लगभग 600 छोटी छोटी धाराएं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ये हमारा जो पश्चिमी घाट है, यहाँ से ये धाराएं निकलती हैं, छोटी छोटी लगभग 600 धाराएं जो निकलती हैं, और ये पश्चिम की ओर बहती हैं और अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी जल प्राप्त करते हैं। अर्थात ये जो हमारा एरिया है जिसको कि हम क्या कह रहे हैं भाई, पश्चिमी घाट कह रहे हैं, ये जो एरिया है जिसको हम पश्चिमी घाट कह रहे हैं, ये पश्चिमी घाट है हमारा। ये हमारे मानसून से, जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिमी में जो मानसून आता है, इसमें ये बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश प्राप्त करता है, जल प्राप्त करता है, और इसका ढलान है वो पश्चिम की तरफ है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून से बहुत ज्यादा बारिश प्राप्त करता है, जिससे इतनी बड़ी संख्या में जो रिवर है, इतनी बड़ी संख्या में जो जलधाराएं, उनको आसानी से जल की आपूर्ति हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है शरावती। शरावती नदी द्वारा बनाया गया यहाँ पर जोग या गरसोप का जलप्रपात है, जो फेमस है, जोग जलप्रपात या जोग झरना या गरसोप का झरना है, जो लगभग 289 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है कहाँ का, सह्याद्री से बहने वाली नदियों का। अब हम वन बाई वन एक एक करके प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं, उनमें सबसे पहली जो रिवर है उसका नाम है महानदी रिवर। कौन सी रिवर की बात करेंगे हम, महानदी रिवर। यहाँ पर ये मैं रह गया है, तो ये महानदी है। महानदी जो रिवर है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट से निकलती है। ये है हमारी महानदी, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये जो स्टेट है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के यहाँ पर रायपुर में जगह है सिहावा, यहाँ से ये रिवर निकलती है, और यहाँ से जाने के बाद ये रिवर कहाँ चली गई है, छत्तीसगढ़ को क्रॉस करेगी तो रिवर उड़ीसा में आती है। कहाँ पर आती है, उड़ीसा में। तो निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अपना जल कहाँ पर ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 851 किलोमीटर है, और इसका कुल जल संग्रहण क्षेत्र जिसको कैचमेंट एरिया कहते हैं वो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। अर्थात 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में से पानी को एकत्रित करती है। इसके निचले मार्ग में या नीचे का भाग है वहां पर नौ संचालन भी होता है। इस नदी की जो अपवाह द्रोणी है उनका 53% भाग, कितना, 53% भाग है वो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है। अर्थात इसकी जो द्रोणियां हैं, जो और सहायक नदियां हैं, ये जो सहायक नदियां इसकी जो दिखा रखी हैं, तो इनका जो कुल अपवाह द्रोणी का जो भाग है वो 53% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। बाकी 47% भाग है वो सिर्फ कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। इसी रिवर के यहाँ पर पास में ये चिल्का झील है, और ये भुवनेश्वर के होती हुई ये कहाँ पर गिराती है, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण भी कर रही है, डेल्टा का निर्माण हो रहा है, चिल्का लेक का निर्माण हो रहा है इसी में से, और यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती है और कहाँ पर गिरती है, अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। अगली जो हमारी ये रिवर है प्रायद्वीपीय रिवर, उसको हम कहते हैं गोदावरी। गोदावरी रिवर है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, इसको हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये जो रिवर है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को छोड़ती है, पानी को विसर्जित करती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। इसकी सहायक नदियां हैं जो महाराष्ट्र में है, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़, कुछ उड़ीसा, कुछ आंध्र प्रदेश है, यहाँ से ये गुजरती है। इसकी कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर लंबा है, जिसका कुल जल संग्रहण क्षेत्र है वो 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है, यानी कैचमेंट एरिया है इसका वो
13.3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो कुल जल संग्रहण यानी कैचमेंट एरिया है उसका 49% भाग तो अकेले महाराष्ट्र में है, 20% भाग है मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में, और बाकी का शेष है वो आंध्र प्रदेश में है। ये हमारी गोदावरी रिवर है जो कहाँ से निकलती है भाई, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर निकलती है। ये महाराष्ट्र से होती हुई रिवर आगे जाती है, महाराष्ट्र में काफी बड़ा एरिया कवर करती है। उसके बाद ये रिवर जाती है कहाँ पर, कुछ एरिया इसमें मध्य प्रदेश का भी आ जाता है। मध्य प्रदेश का एरिया जो ये वाला आ रहा है जिसकी सहायक नदियां हैं जो इस यहाँ से पानी ला रही हैं, तो ये यहाँ से भी इसका पानी आता है। इसके बाद ये रिवर जाती है हमारे आंध्र प्रदेश में चली जाती है। आंध्र प्रदेश के बाद ये रिवर सीधी चली जाती है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यहाँ पर ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक वशिष्ठ गोदावरी और एक गौतमी गोदावरी के नाम से दो भागों में ये बढ़ जाती है, और दोनों के दोनों इसके हिस्से वो कहाँ पर गिरते हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर पानी को छोड़ देते हैं। अब ये इसकी सहायक नदियां हैं जो कहाँ से, मध्य प्रदेश से भी अपना पानी ला रही हैं, ये कर्नाटका से भी ये पानी लेकर आ रही हैं, छत्तीसगढ़ से भी ये पानी लेकर आ रही है, कुछ भाग उड़ीसा से भी इसका पानी लेकर आ रही है। तो इतने भागों में ये बटी हुई है गोदावरी। गोदावरी नदी की हम बात करें, गोदावरी की जो मुख्य सहायक नदियां उनमें नदी है पैनोंग, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। ये इसकी कौन सी हैं, सहायक नदियां। कौन कौन सी हैं भाई, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। पोलावरम के दक्षिण में जहां इसके मार्ग के निचले भागों में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, गोदावरी एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात की यानी एक प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में नौ संचालन संभव है। राजमुंद्री के बाद एक जगह है राजमुंद्री, वहां के बाद ये नदी बहुत सारी धाराओं में विभक्त हो जाती है और किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। ये जगह है राजमुंद्री। यहाँ के बाद ये रिवर बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है और किसका फॉर्मेशन होता है, डेल्टा का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अब ये है हमारा नासिक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से ये रिवर चलती है। अब इसमें इसकी जो सहायक नदियां आती हैं, देखो पैनगंगा रिवर है वो इसमें यहाँ पर आकर मिल जाती है, पैनगंगा नदी है वो इसमें यहाँ पर आकर मिल जाती है जो इसकी सहायक नदी होती है। फिर ये रिवर और आगे जाती है और इसकी सहायक नदियां हैं वो इसमें मिलती चली जाती हैं। ये देखो ये मंजीरा रिवर है जो आ गई है यहाँ पर, ये मंजीरा रिवर है जो इसकी एक सहायक नदी है। ये रिवर और आगे जाती है, यहाँ पर आकर देखो ये आ गई है हमारी इंद्रावती रिवर है, ये छत्तीसगढ़ की साइड से आ रही है इंद्रावती रिवर है, वो भी इसमें आकर मिल जाती है। और जब ये राजमुंद्री के बाद जाती है तो बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अगली प्रायद्वीपीय नदी है हमारी वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी के बाद, जो सहाद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल भाग में जो जल संग्रहण का जो क्षेत्र है उसमें से 27% भाग महाराष्ट्र में है, 44% भाग कर्नाटक में है और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लिया जाता है। देखो इस रिवर की हम बात करें तो ये रिवर है हमारी कौन सी, कृष्णा रिवर है, जो कहाँ से निकल रही है, सहाद्री यानी वही महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से ये निकलती है। और ये रिवर महाराष्ट्र के बाद जाती है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद ये रिवर आगे चली जाती है आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना वाला क्षेत्र वहां से, और ये अपना पानी कहाँ ले जाकर छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर उसके कुछ इसकी सहायक नदियां आती हैं, जैसे इसकी बहुत बड़ी एक सहायक नदी है जैसे भीमा ये रिवर है, ये भीमा रिवर है, ये भी इसके आप पैरेलल चलती है और ये इसकी सहायक नदी है। कोयना की बात करें तो देखो ये इसकी सहायक नदी है, ये कोयना हो गई, ये हमारी दूसरी सहायक नदी है इसकी पंचगंगा। फिर ये इसकी एक और सहायक नदी है, इसकी ये और एक और सहायक नदी है। तो इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर मिल जाती हैं। जैसे कि कौन सी सहायक नदियां, कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है, तो भीमा ये रही, कोयना ये इसकी जो सहायक नदी है वो ये रही, और ये तुंगभद्रा है जो भी इसकी एक सहायक नदी है, ये भी ये रही, तुंगभद्रा ये इसकी सहायक नदी है। तो ये सारी की सारी नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं और ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिराती है। अगली हमारी जो सहायक नदी प्रायद्वीपीय नदी है उसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी है ये कर्नाटक के कौगांड जिले का जो एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कौगांड जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं जो लगभग 1341 मीटर की ऊंचाई से ये रिवर है निकलती है कौगंडा जिले से। इसकी कुल लंबाई है वो 800 किलोमीटर है और ये 81.155 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, अपवाहित होती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा ये नदी में कम उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यह नदी लगभग पूरे साल बहती है।
क्योंकि इसमें जो ऊपरी का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी गर्मी में जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, उससे भी ये बारिश प्राप्त करता है। और निम्न क्षेत्रों में जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, सर्दी वाला मानसून, वहां से पानी प्राप्त करता है। तो पूरी साल ये रिवर बहती रहती है। इस नदी द्रोणी का कुल 3% भाग केरल में है, 41% भाग कर्नाटक में है, 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां उसमें काबिनी है, भवानी है और अमरावती है। तो ये बात थी कावेरी की। यहाँ पर कावेरी नदी को दिखाया गया है मैप में, देखिएगा। ये कर्नाटक का जो एरिया है जहाँ से कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है, ये इसकी कुछ सहायक नदियां जैसे कावेरी। अब ये इसके बाद कहाँ जाती है, तमिलनाडु में जाती है। तमिलनाडु से होती हुई ये रिवर आगे चली जाती है और आगे जाकर ये बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है और यहाँ पर बड़े डेल्टा का निर्माण करती है और पानी कहाँ आ जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इन दो देशों के बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, यहाँ पर पानी के, इस कावेरी के पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा विवाद भी चलता रहता है। अगली हमारी रिवर है जिसका नाम है नर्मदा रिवर, और ये नर्मदा रिवर है जो कि अपना पानी कहाँ गिराती है, अरब सागर में गिराती है। नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, वहां के जो पश्चिमी भाग है उसके पास से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में ये सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल के मध्य में ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई संगमरमर की चट्टानों में एक गॉर्ज का निर्माण करती है और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का भी बनाती है। ये है हमारी नर्मदा रिवर, जो कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर अमरकंटक का पठार है, वहां से ये रिवर निकलती है। ये इसके उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। इन दोनों पहाड़ियों के बीच से ये रिवर निकलती है और ये गॉर्ज का निर्माण करती हुई निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गहरे गॉर्ज का निर्माण नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें देखने को मिलती हैं। और जबलपुर के पास ये एक धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 1312 किलोमीटर की है। बहने के बाद ये भड़ोच के निकट अरब सागर में जाकर मिल जाती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। जब ये कहाँ पर मिलती है, आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत बड़ा ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी वो होती है जहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, नदी आसानी से समुद्र के अंदर मिल जाती है। इसी नदी पर एक योजना बनाई गई है जिसको सरदार सरोवर परियोजना के नाम से जानते हैं, जो कि नर्मदा नदी पर ही बनाई गई है। अगला है हमारा तापी नदी। तापी नदी भी अपना पानी है वो अरब सागर में जाकर गिराती है, जिसको हम पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में इसका अध्ययन करते हैं। तापी भी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ये है सतपुड़ा के नीचे से ये नदी निकलती है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियों के नीचे एक जगह है जिसका नाम है मुल्ताई, यहाँ से ये निकलती है बैतूल जिले में। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर लंबाई है और ये 65,165 वर्ग किलोमीटर की फिर यहाँ फैली हुई है। इसमें का क्षेत्र है पानी का वो अपवाहित होता है। इसके अब्बा क्षेत्र का 79% भाग है वो महाराष्ट्र में है, सिर्फ 15% भाग है वो मध्य प्रदेश में है और 6% भाग है वो गुजरात में है। अर्थात ये रिवर निकलती है मध्य प्रदेश से, यहाँ से फिर ये चली जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है और उसके बाद आ जाती है गुजरात में। गुजरात में जाने के बाद ये अपना पानी कहाँ छोड़ती है, अरब सागर में छोड़ देती है। नेक्स्ट है हमारा माही नदी। इसकी उत्पत्ति भी विंध्याचल पर्वत से हुई है। ये हमारी विंध्याचल पर्वतमाला है, यहाँ से ये माही रिवर है, ये निकलती है, जो 533 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का जो मार्ग है वो विंध्य पर्वत से निकलने के बाद ये नदी मध्य प्रदेश में, उसके बाद कुछ हिस्सा राजस्थान में है और गुजरात में होकर बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देखो मध्य प्रदेश से नदी उत्पन्न होती है यहाँ तक, फिर ये कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में चलता है, फिर ये गुजरात में आ जाती है और बंगाल सॉरी अरब सागर में जाकर यानी खंबात की जो खाड़ी है यहाँ पर अपने पानी को प्रवाहित कर देती है। नेक्स्ट है लूनी नदी, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। ये अरावली के पश्चिम की जो में लूनी नदी राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ये पुष्कर के समीप दो धाराओं के मिलने से बनती है, एक है सरस्वती और दूसरी है सागरमती। अर्थात सरस्वती और सागरमती दो नदियां हैं, ये दोनों नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो लूनी नदी बनती है। तो समीप दो धाराओं के रूप से उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। यहाँ से इस नदी को अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। गोविंदगढ़ के पास ये दोनों सागरमती और सरस्वती दोनों नदियां धाराएं मिल जाती हैं, फिर इसको हम कह देते हैं लूनी नदी। फिर ये तलवाड़ा तक तो पश्चिम दिशा में बहती है और उसके बाद ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ किरण में जा मिलती है। पूरा का पूरा जो नदी तंत्र है वो बहुत अल्पकालिक है, बहुत कम समय के लिए हमें देखने को मिलता है। ये है अजमेर। अजमेर की यहाँ पर है नाग पहाड़ियाँ। अजमेर है, अजमेर की यहाँ पर नाग पहाड़ियाँ हैं जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। ये नदी यहाँ पर दो सरिताओं के रूप में चलती है।
एक को हम कहते हैं सरस्वती और एक को कहते हैं सागरमती। ये दोनों नदियां गोविंदगढ़ के पास मिल जाती हैं, तब इसको लूनी नदी कहते हैं। फिर ये रिवर आगे प्रवाहित होती चली जाती है और ये तलवाड़ा के बाद तलवाड़ा के बाद ये कहाँ की ओर घूम जाती है भाई, तो ये रिवर पुष्कर के यहाँ से निकलती है, फिर ये तलवाड़ा के पास दक्षिण पश्चिम हो जाती है, पश्चिमी दिशा में बहती है और उसके बाद ये दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इस तरह से ये दक्षिण पश्चिम हो गई और फिर चली जाती है कच्छ के रण में जाकर ये नदी है विलुप्त हो जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां जैसे ये पाली के यहाँ पर बांडी है, सूकड़ी है इसकी एक सहायक नदियां, ये एक ये है जोजड़ी भी इसकी एक सहायक नदी है, ये यहाँ पर ये जवाई नदी है, ये भी इसकी क्या है एक सहायक नदी है। और ये पूरा का पूरा नदी का तंत्र है ये अल्पकालिक है, बरसात के मौसम में बहता है, बाकी हमेशा ये नदी सूखी रहती है। अगला है हमारा नदी के जो पानी है उससे उपयोग की कुछ सीमाएं। तो भारत की नदियों का प्रति वर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, तो भारत की नदियों में बहुत ज्यादा पानी आता है हर साल, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण है वो समान रूप से वितरण नहीं है। इस तरह से पानी के वितरण को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो वो नदियां जिनमें 12 मास पानी रहता है, जिनको 12 मासी नदियां कहते हैं। दूसरा है अनित्यवाही नदियां, अर्थात जो बरसात के मौसम में बहती हैं उसके बाद इनमें पानी नहीं रहता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग को पूरी तरह से सूखाग्रस्त रहता है। क्या एक द्रोणी की जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके समस्या से कम किया जा सकता है? इनका कहने का मतलब जब हम एक नदी जिसमें बहुत ज्यादा पानी आता है 12 मास रहता है और एक नदी जिसमें पानी है वो बहुत कम समय के लिए रहता है, तो 12 मास वाली नदी को हम कम समय प्रवाहित होने वाली नदियों से अगर जोड़ दें तो वो नदी जिनमें बाढ़ आता है वो बाढ़ भी नहीं आएगी और जो नदियां जिनमें पानी नहीं प्रवाहित होता है उनमें पानी मिल जाएगा। क्या हमारे देश में नदी द्रोणियों को जोड़ने के संबंधी कोई योजना बनाई गई है? अगर है तो कौन सी है? आगे हम बात करते हैं कि कुछ हमारे यहाँ देश में कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे पेरियार दिक परिवर्तन योजना बनाई गई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई गई है, कुंडुल कुडप्पा योजना बनाई गई है, ब्यास सतलज लिंक नहर बनाई गई है और गंगा कामरी लिंक नहर भी बनाई गई है। अर्थात ये नदियों को आपस में जोड़ने वाली नहरें हैं। नदी जल के उपयोग सीमा से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं के बारे में भी हमें विचार करना होगा और समस्या को हम कौन सा क्रम देंगे। देखो ये रिवर हैं, भारत में ये रिवर हैं जो ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी देखने को मिलती है, नदियों के पानी को प्रदूषित किया जा रहा है। तो ये क्या क्या कारण हो सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं उपलब्ध होने पर जो नदी है वो प्रदूषित हो जाएगी, नदी के पानी का प्रदूषण होगा, नदी के जल में गाद ज़्यादा होगी तो वो भी एक तरह की समस्या है नदियों के लिए, नदी के पानी का प्रदूषण होना है वो भी एक समस्या है। ऋतुबंध जल का असमान प्रवाह है, अर्थात बारिश में तो बहुत पानी होता है, बाकी गर्मी के मौसम में पानी नहीं रहता। राज्यों के बीच नदी के पानी को लेकर विवाद भी रहता है, जैसे कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में हमेशा विवाद ही रहता है। मध्य धारा की और बस्तियों का जो विस्तार है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो नदियों की वाहिकाएं हैं वो सिकुड़ रही हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं। नदी जल के उपयोग की सीमा। नदी जल का प्रदूषण जल की बढ़ती घरेलू अर्थात पानी की जो डिमांड है वो घरेलू कामों के लिए बढ़ रही है, नगर पालिकाओं में बढ़ रही है, औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ रही है और कृषि मांग में भी पानी की जो मांग है वो बढ़ रही है, जो कि जल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जब पानी नदियों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो वहाँ पर जो जल की गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी बेशक। इसके परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक नदी के पानी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उनमें पानी की मात्रा है वो कम होती जाती है। इसके अलावा अशोधित सीवेज को हम उस पानी में नदियों में छोड़ देते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट हैं उसकी भारी मात्रा को भी हम नदियों में डाल देते हैं, जो पानी के प्रदूषण का कारण है। इन सभी चीज़ों से पानी केवल प्रदूषित ही नहीं होता है बल्कि उसकी गुणवत्ता भी खराब होती है, बल्कि नदी की जो आत्म सफाई की क्षमता होती है, आत्म सफाई की क्षमता का मतलब है कि नदी अपने आप को साफ करती है, वो भी इससे प्रभावित होती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो था भारत का अपवाह तंत्र, जिसको कि हमने 3 वीडियो में पढ़ा है। तो प्लीज इस तीनों वीडियो को देखिए और आप सभी के लिए धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को देखा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। धन्यवाद स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता की तरफ से। अगर फिर भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको हमारी इस तरह की वीडियो हैं वो मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।